Hello, good morning to all 9th class students. Welcome back to online classes of IPS school. My name is Ramesh Kumar. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। मीन्स सेल के अंदर और सेल से रिमूव होने वाले सब्सटेंस को पहले सिलेक्ट करती है और उसके बाद में उनको सेल में एंट्री देती है या फिर सेल से रिमूव करती है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक और आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है और इस एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल केवल प्लांट्स में मिलती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें मिलती है और फंजाई में मिलती है। बस केवल तीन में ही मिलती है ये, प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक बार देखते हैं इसमें। इट इज द आउटरमोस्ट रिजिड फ्रीली परमिएबल लेयर फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑल प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, सम प्रोटिस्ट एंड ऑल फंजाई। तो इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। इट इज एब्सेंट फ्रॉम एनिमल सेल। ये ध्यान करना स्टूडेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, केवल प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में और फंजाई में या कुछ प्रोटिस्ट में ये प्रेजेंट रहती है, जिनमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशन की बनी होती है। आगे डिस्कस करेंगे हम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखें तो सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल इज मेनली फॉर्म्ड बाय फाइब्रस पॉलीसेकेराइड सेलुलोज। स्टूडेंट ये सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है। तो सेल वॉल केवल प्लांट्स में मिलती है। सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल केवल प्लांट में मिलती है। इसके अलावा वाइल इट इज फॉर्म्ड इन पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन सब्सटेंस है और इसकी सेल वॉल मिलती है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बट एल्गल सेल्स ब्लू ग्रीन एल्गल सेल्स फॉर्म्ड ऑफ काइटिन इन मोस्ट फंजाई। तो तीनों में अलग अलग होगी। प्लांट्स में सेलुलोज की, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन और फंजाई में काइटिन की बनी होती है। तो स्टूडेंट इसका हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हम डायग्राम के ऊपर चलते हैं। इसका डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ पर सेल वॉल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यह मिडिल लेमिला लिखा हुआ है, मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला का फंक्शन क्या है? मिडिल लेमिला का फंक्शन है ये दो सेल को अटैच करती है, अटैच करने का काम करती है और एक सीमेंटेड पदार्थ का काम करती है। कौन? मिडिल लेमिला। आप यहाँ से देख सकते हैं ये बीच के अंदर लाइन है, ये यहाँ से ये मिडिल लेमिला है। इसके बाद में ये मिडिल लेमिला आप इस डायग्राम में यहाँ से देख सकते हैं। मिडिल लेमिला प्लांट सेल का आउटरमोस्ट पार्ट होता है। इसके नीचे इसी से इस प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह है प्राइमरी वॉल। और अगर दो सेल की बात करें, मान लिया यहाँ से ये इधर से एक दूसरी सेल है, यहाँ से दूसरी सेल है और इधर से दूसरी सेल है, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम, दोनों को जोड़ने का काम भाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल दूसरी सेल से अटैच होती है। तो प्लांट्स में काम कौन कर रहा है? ये करता है मिडिल लेमिला, जो कि सेल वॉल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। प्राइमरी वॉल के नीचे अगर हम देखें तो एक और वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, ये मोस्टली जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, इनके अंदर एक टर्सरी वॉल और होती है। लेकिन जनरली हमें 9th क्लास में केवल इतना ही स्टडी करना है कि सेल वॉल के तीन पार्ट होते हैं, मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। स्टूडेंट अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल की, तो अगर प्राइमरी वॉल बहुत ज़्यादा पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और ये सेलुलोज या फिर पैक्टिन से बनी होती है, हेमिसेलुलोज से भी कंपोज्ड होती है। इसके अलावा सेकेंडरी वॉल
जब प्राइमरी वॉल कंप्लीट बन जाती है इसकी, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्राइमरी वॉल, ये इसकी सेकेंडरी वॉल्स हैं। तो सेकेंडरी वॉल्स अलग अलग होती है। ये जैसे ये पहली बार बन रही है तो प्राइमरी सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्सरी सेकेंडरी वॉल, तो अलग अलग लेयर्स होते हैं सेकेंडरी वॉल की। और ये जो सेकेंडरी वॉल है ये इसको मेनली इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, प्रोटेक्शन देने के लिए ये प्रेजेंट रहती है। और इसके नीचे सबसे नीचे की यहाँ की अगर हम लेयर की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये जो ल्यूमेन लेवल किया गया है ये पूरी की पूरी सेल वॉल है। हम देखें तो यहाँ पर बीच में सेंट्रल वैक्यूल बना सकते हैं और साइड में यहाँ पर हम एक न्यूक्लियस अरेंज कर सकते हैं कि ये एक सेल वॉल प्लांट सेल हो जाती है। तो स्टूडेंट से आगे हम इसके फंक्शन देखते हैं कि सेल वॉल करती क्या है। तो सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव कोट होता है जो कि डेफिनेट से प्रोवाइड करवाता है प्लांट सेल को। इट इज़ फ्रीली परमिएबल, ये परमिएबल होती है जो कि सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इट एक्सट्रैक्ट्स एंड इनवर्ड वॉल प्रेशर, ये सेल में अंदर की ओर वॉल प्रेशर जनरेट करता है टू रिसीव द आउटवर्ड डायरेक्टेड ट्रिगर प्रेशर एक्सटेंड बाय सेल शेप। सो प्लांट सेल कैन withstand without trusting much greater change in the surrounding medium than animal cell। तो प्लांट सेल बाहर की ओर है तो इसके ऊपर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल अपना खुद का वॉल प्रेशर जनरेट करती है सेल के ऊपर। तो इससे सेल हमेशा टारगेट फुली भी स्टेज के ऊपर बना हुआ रहता है। इसके अलावा ये सेल को सूखने से भी बचाता है। प्लांट सेल बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ये सेल को ड्राई नहीं होने देता है। और इसके अलावा प्लांट सेल को ये डेफिनेट से प्रोवाइड करवाता है। आगे हम देखते हैं एक एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए थे और उन्हीं सॉल्यूशन को हम आगे स्टडी करेंगे कि हम एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट की लीफ है रियो लीफ, ताज़ा लीफ लेते हैं और उसको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन में रखते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम किस डिसीजन पर पहुंचते हैं। देखिए तो इस एक्टिविटी में दे रखा है रियोली प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, फिर उसको हम अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। तो इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। देखते हैं यहाँ पर जैसे ये एक सेल है हमारे पास में, यहाँ से इसको हमने क्या किया आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। यहाँ से आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आ रही है सेल। तो हम समझ सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, दो सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सेल, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेल के बराबर हो। तो उस कंडीशन में नेट अमाउंट ऑफ वाटर किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ना तो मॉलिक्यूल्स वाटर के सेल के अंदर जाएंगे ना ही सेल के वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। तो उस कंडीशन में सेल अपने पुराने स्टेज के ऊपर बनी रहेगी। यहाँ पर टारगेट है, टारगेट का मतलब फुला हुआ है, तो यहाँ पर भी सेल फुली हुई है। लेकिन आगे इसी लीफ को हम क्या करते हैं, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसकी, सॉल्यूशन की, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में। तो जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन लो है। जबकि इस लीफ की सेल्स में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, तो मीन्स यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हाई किससे, इस लीफ की सेल से। तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स से बाहर की ओर रिमूव होंगे। तो बाहर की ओर रिमूव होते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पर कि ये अगर कंडीशन बन रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ऊपर की ओर सेल वॉल है। और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है यहाँ पर, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल
वह दोनों आपस में सेपरेट हो गई और इसी कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन यानी कि प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, या आप बोल सकते हैं इसको फ्लैसिड हो जाता है। सिकुड़, श्रिंक या फ्लैसिड तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो आगे हम इसी सेल को वापस यहाँ से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। यहाँ से ये सिकुड़ी हुई सेल है, पिचक गई सेल, तो इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम होता है। इसका मतलब उसमें वाटर का कंसंट्रेशन सेल के वाटर कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन में से वाटर मॉलिक्यूल्स उस सेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं और इस कंडीशन में सेल में डीप्लाज्मोलाइज्ड होता है, डीप्लाज्मोलाइसिस होता है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब सेल का सिकुड़ना और डीप्लाज्मोलाइज्ड का मतलब सिकुड़ी हुई सेल का वापस से वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटेक करके टारगेट होना, फूल जाना। तो इस कंडीशन में देखिए आप यहाँ पर दो टाइप के प्रेशर जनरेट होते हैं। एक है यहाँ पर वाल प्रेशर। वाल प्रेशर का डायरेक्ट बाहर से है, यानी कि सेल वॉल बाहर से अंदर साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर जनरेट कर रही है, जिसको हम कहते हैं वाल प्रेशर। और दूसरा है ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर वाल प्रेशर के अगेंस्ट लग रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर लग रहा है, यानी कि इस कंडीशन में सेल फट भी जाती है, क्योंकि अगर ट्रिगर प्रेशर का वैल्यू वाल प्रेशर से ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में सेल फट जाती है। तो यहाँ पर दोनों प्रेशर इस सेल को मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने सेल वॉल की स्टडी की। आगे हम वापस इसको एक्टिविटी को आपको नोटबुक में करना नहीं है, नोटबुक में जो करना है उसके मैं अलग से पीडीएफ बना करके भेज दूंगा आपके पास। आगे ये रिमेंबर पार्ट है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक पॉइंट दे रखा है, हर चीज को आप इसमें समझेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल था जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में, जिसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें दो टाइप का प्रोटीन होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये रहा इसी का अगला पोर्ट, प्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर टू टाइप्स। ये रहा इंट्रिंसिक इंटरनल प्रोटीन और इसके अलावा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये दो टाइप के प्रोटीन होते हैं इसमें। इसके अलावा ये डेनिली और डेविसन इन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी कि इनके अकॉर्डिंग एक रिपीटेशन होता है प्रोटीन का बार बार, जैसे सैंडविच में बार बार रिपीटेशन होता है वैसे ही। इसके अलावा डेविड रॉबर्टसन इसने यूनिट मेम्ब्रेन, एक इकाई झिल्ली के बारे में बताया था सेल के, या बायो मेम्ब्रेन के नाम से एक अकेली झिल्ली होती है जो सेल को कवर करके रखती है। प्रोटीन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्पेसिफिसिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी। आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये हमने आपको जब लास्ट वीडियो में बताया था, क्वेश्चन भी बोला था इसकी, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसके आगे है बाइलेयर अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म वाटर रेजिस्टेंस बैरियर। वाटर का रेजिस्टेंस बैरियर बनाता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि लिपिड का बना होता है, डबल लेयर होती है। इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे आप, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। जब किसी सब्सटेंस को किसी सेल के अंदर पहुंचाया जाता है तो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स यूज होते हैं। अब ये यूज करने पर दो टाइप का भी हो सकता है कि कई बार प्रोटीन यूज हो रहा है लेकिन एनर्जी कंजप्शन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन अगर एनर्जी यूज होती है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, तो उस कंडीशन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो कैरियर प्रोटीन न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, इनको कहते हैं परमेजेस। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज होते हैं इनको परमेजेस कहते हैं। और ये
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज इन इंटेस्टाइन। फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही होता है। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का ही टाइप है, केवल इसमें सेमी परमेएबल या सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का यूज होता है। इसके अलावा 0.9% सोडियम क्लोराइड साल्ट सॉल्यूशन में 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन और आइसोटोनिक टू ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी के लिए ये दोनों टाइप के सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं, यानी कि 9% सोडियम क्लोराइड और 5% ग्लूकोज दोनों के बराबर होता है हमारी आरबीसी का कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंडोऑस्मोसिस, अगर वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं तो एंडोऑस्मोसिस, और वाटर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर आते हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। इसके अलावा फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, इट कैन बी मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर। ऑस्मोसिस को ऑस्मोमीटर द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये जानते हैं आप। पिनोसाइटोसिस वाज रिपोर्टेड बाय लेवियस, while phagocytosis was reported by Metcalfe जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन METCHNI, ये बनता है मैक्निकॉफ। एंडोसाइटोसिस का मतलब आप जानते हैं, एंडोसाइटोसिस का मतलब जो सब्सटेंस है उनको सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंगल्फ कर लेती है, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब सेल अपने अंदर साइटोप्लाज्म से उनको रिमूव करती है। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस इज नॉट रिपोर्टेड प्लांट सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इंटरनल टर्गर प्रेशर। तो प्लांट सेल में ये एंडोसाइटोसिस नहीं होता है सेल वॉल के कारण। सेल वॉल ऑफ यंग ग्रोविंग एंड डिवाइडिंग प्लांट सेल इज थिन एंड एज फॉर्म्ड ओनली सेलुलोज एंड इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। तो इसके कंपोजिशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। वाइल सेल वॉल ऑफ मैच्योर एंड डेड सेल इज थिकर एंड डिपॉजिटेड विद पैक्टिन और लिग्निन एंड इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। तो इनमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन होने लग जाता है जिससे सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सेल वॉल पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टडी करेंगे न्यूक्लियस और उसके साइटोप्लाज्म के बारे में, जिनमें बहुत सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो उनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।